तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हो दोस्तों? तो दोस्तों, देश की बात में आज फिर से मैं आपका दोस्त मौसम अंसारी आपकी के लेकर हाजिर हुआ हूं दोस्तों। लेकिन आज जगह जगह हम देख रहे हैं कि देश की अस्मिता पर धब्बा लगाया जा रहा है। जिस तरह देखा, जैसे आप जानते हैं कि आपने वो वीडियो देखी होगी कि हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई। एक नर्मदा सेन सरस्वती जैसा एक आतंकवादी, आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है? क्या सिर्फ मुस्लिम होना आतंकवादी होता है, या वो आतंकवादी होता है जो देश के अंदर उन्माद पैदा करता है, वो कम्युनल है, या देश को लड़ाना चाहता है? तो दोस्तों, मैं आज एक बात आपसे खसूसी कहना चाहूँगा, एक ख़ास तरीके से कहना चाहूँगा। आप पहले परिभाषित कीजिए, एक व्याख्या कीजिए कि आखिर आतंकवाद होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। क्या एक हिंदू हिंदू को मारता तो वो एक मतलब वो आतंकवादी है, कि मुसलमान हिंदू को मारता वो आतंकवादी? आतंकवादी तो आतंकवादी होता है दोस्तों, वो धर्म का चोला ओढ़कर अगर आ जाए तो बात अलग है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था, जो हमारा आज का मोटिव ये है दोस्तों, कि आखिर इतनी अराजकता इस देश में फैलाई क्यों जा रही है। ये नरसिम्हन ने जो आज बयान दिया है, पूरी मीडिया में जो वायरल हो रहा है और देख रहे हैं दोस्तों, एक चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। ये पहली बार नहीं है। वो जो देश की अस्मिता पर बार बार धब्बा लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस देश में शासन है ही नहीं, तो फिर इतनी सारी पुलिस, शासन, प्रशासन आखिर है क्या? इसका क्या वो खुलेआम उसको चुनौती दे रहे हैं? उस शासन प्रशासन को और संविधान को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा करो, बेहतर से बेहतर वेपन लाओ, 10-10-12 बच्चे पैदा करो। क्यों सर? मतलब वो आखिर देश में वो कह रहा है कि मैं मुसलमानों को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि जब 313 मुसलमान इस दुनिया में थे, मात्र 313, जब कोई उन्हें ख़त्म नहीं कर पाया, तो आज तो किसी की औकात क्या है। लेकिन उन पर सीधी सीधी धारा 153 भी, धारा 153 भी बनती है। यानी कि देश के संविधान को, देश के सिस्टम को और पुलिस को वो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, और सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी है। वो कह रहा है ये मुसलमान तलवारों से नहीं मरेंगे, बहुत सारे बच्चे पैदा करो। आज अगर प्रचलन दर की मैं बात करूं दोस्तों, वो 2 से 2.5% आ गई। यानी सरकार ने कहा कि वो नसबंदी करेगी, क्या करेगी, लेकिन ये बात लोगों की समझ में आ चुकी है ऑलरेडी कि बच्चे 2 ही अच्छे। आज मुसलमानों की बात करें या हिंदुओं की बात करें, अगर सब अब से 20 साल, 25 साल या 30 साल पहले अगर हम जाते हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, किसी के 7 बच्चे थे, किसी के 8 बच्चे थे, किसी के 10 बच्चे थे। लेकिन अगर फिलहाल की हम वर्तमान की हम बात करें, तो दोस्तों देश का प्रचलन दर जो है वो 2.5 से 3 के औसतन है। यानी कि लोगों में समझ आई है इस बात को लेकर कि बच्चे 2 ही अच्छे। लेकिन जिस तरह से वो शासन प्रशासन को ललकार रहे हैं, वो तो इसका मतलब क्या शासन प्रशासन नाकारा है? शासन प्रशासन जो इतनी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जज और जुडिशरी जो है, क्या वो फेल हो चुकी है? कि वो कहना चाह रहा है कि हिंदुओं अपनी रक्षा करो, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। यानी कि देश के संविधान को और देश के सिस्टम को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। मीडिया बार बार चीख के कह रही है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार है कि जागने का नाम नहीं ले रही है। मतलब क्या इस तरह से जग जीते जाएंगे? इस तरह से चुनाव जीते जाएंगे? क्या ये चुनाव का एक शगुफा है हिंदुओं को एक करने के लिए? तो दोस्तों, जैसे ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि एक अमन चोपड़ा करके एक एंकर है, एक आतंकवादी एंकर, वो कह रहे थे कि हिंदू आतंकवाद नहीं होता है। बिल्कुल अच्छी बात है। तो दोस्तों, मुस्लिम भी आतंकवाद नहीं होता है। आतंकवादी होता है एक इंसान, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, और चाहे सिख ईसाई हो। दोस्तों, अगर एक मनुष्य है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो एक इंसान है, तो एक अपराधी हो सकता है, एक आतंकवादी भी हो सकता है, एक बलात्कारी हो सकता है, एक हत्यारा भी हो सकता है, क्योंकि वो इंसान है। और ये बात सत्य है कि जब तक ये दुनिया चलती है, चाहे वो 10 साल में ख़त्म हो, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ये सृष्टि एकदम ख़त्म हो जाएगी। एक दिन वो आएगा कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन
लेकिन जब तक आखिरी पौ फटती है, ये दुनिया चलेगी, तो अच्छे बुरे लोग आते रहेंगे, बलात्कारी भी आएंगे, देशद्रोही भी आएंगे, गद्दार भी आएंगे, हत्यारे भी आएंगे। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम, हम अपराध को ख़त्म नहीं कर सकते, हमेशा के लिए अपराध को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन रोकने की कोशिश तो सो कर सकते हैं। जैसे एक सरदार जी एक कवि है, उनका एक जोग याद आ गया दोस्तों मुझे, बड़ा प्यारा जोग है कि उन्होंने कहा कि अमेरिकी था एक, उसने कहा कि हमारे देश में एक मज़दूर $4,000 कमाता है, 3,000 खर्च करता है। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं पूछती। तो सरदार जी ने व्यंग दिया कि हमारे देश का MLA एक महीने में 100 करोड़ खर्च करता है, 20,000 तनख्वाह है, 100 करोड़ खर्च करता है। तो उन्होंने कहा ये पैसा कहाँ से लाता है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारी सरकार ये भी नहीं पूछती। तो दोस्तों मतलब किस तरह से देश को बरगलाया जा रहा है, इस देश को तोड़ा जा रहा है। दोस्तों आज अगर मैं आपसे, हम देश की बात में हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बचाइए देश को। दोस्तों जैसे ओवैसी जी का भी एक आ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा योगी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी की सरकार नहीं रहेगी, कल तुम्हें कौन बचाएगा। तो दोस्तों हम इसका भी समर्थन नहीं करते हैं। जो उनका लहजा है, पुलिस को लेकर जो लहजा है, उन्होंने कहा कि हमेशा योगी की सरकार नहीं रहेगी या मोदी की सरकार नहीं रहेगी, कल अगर सरकार बदलती तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो दोस्तों ये भी हम मानते हैं कि सरासर गलत है। इस तरह के बयान दोस्तों देश में भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं दोस्तों, और ये बिल्कुल कतई देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन निरंतर हमारे देश में जो असल मुद्दे हैं, जैसे लोग बेरोजगारी है दोस्तों, महंगाई मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इतने सारे मुद्दे हैं। लोग ग्रेजुएशन होकर घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, भूखमरी एक मुद्दा है। लेकिन वो जान गए हैं दोस्तों, जो नेता है, जो हमारी देश की आबादी का मात्र 1% है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे देश में आए थे दोस्तों, वो भी आबादी का 1% थे, और जो आज हमारे पॉलिटिशियन है वो भी आबादी का 1% है। लेकिन हम 99% पर राज कर रहे हैं, फूट डाल के राज कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ, नरसिम्हन जैसे आतंकवादी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि हम मांग करते हैं ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा जल्द से जल्द हो, ताकि कोई और देश तोड़ने की बात ना करे दोस्तों। तो इसी के साथ, और एक जो लोग उछल कर वो भी कह रहे हैं कि हम समाजवादी को लाएंगे दोस्तों, तो मैं उनको एक याद दिला दूँ कि अभी मैंने एक न्यूज़ पर देख रहा था, तो एक एंकर्स ने कहा कि 5% यादव कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो 19% से के करीब 20% की आबादी मुस्लिमों की यूपी के अंदर है, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? तो उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? तो दोस्तों अखिलेश यादव का कोई जवाब नहीं आया, उसके मुंह में दही जम गई। उन्होंने ये तक नहीं कहा कि हम मुसलमानों के लिए क्या करेंगे। और उन सब दलालों से भी कहना चाहूँगा मैं, जो चाहे वो समाजवादी में हो, बसपा में हो, और कितनी सारी अदर्स पार्टी में मुसलमान लोग उन्हें नेता कहते हैं, मेरे हिसाब से वो दलाल है, एजेंट है, ब्रोकर्स। आई हेल्प द ब्रोकर्स। उनका काम है सिर्फ वोट इकट्ठा करना है। वो बड़े बड़े कौम से वादे करते हैं कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, ये करेंगे, लेकिन वो दलाल, चाहे वो समाजवादी पार्टी का दलाल हो, बसपा का दलाल हो, कांग्रेस का दलाल हो, वो सिर्फ वोटों की दलाली कर रहे हैं दोस्तों। तो हम उन सब मुसलमानों से कहना चाहेंगे, आपको खबरदार होना पड़ेगा उन दलालों से। और सरकार जो भी पार्टी को वोट कास्ट करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे आप किस पार्टी को आपको वोट देना है, जिस पार्टी को भी आप वोट देंगे उससे बोलना है, आई श्योर यू हम आपको वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी प्रॉब्लम्स होगी आपको सॉल्व करना होगा, और करना ही होगा। तो दोस्तों यूपी में चुनाव का बिल्कुल बस चुका है। तरह तरह के लोग, दलाल, जो हमारी कौम के ही लोग हैं, वो दलाल हमारी कौम के ही लोग हैं, और आपसे कहेंगे अब की बार तो ये होगा, अगली बार ये होगा। तो दोस्तों उनसे सावधान रहेगा। तो DNS 24 इंडिया से देश की बात में मैं आपका दोस्त नौशाद अंसारी। जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।